मेरी इस्लामाबाद में शादी हुई तो मेरा शौहर मुझे दुबई ले गया। रात को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि 3 आदमियों ने मेरे साथ ज्यादती की और सुबह मुझे जब होश आया तो मेरी तो चीखें निकल गई। मेरे शौहर ने तो मुझे मैं आज बहुत खुश थी। आज मेरी रुखसती का दिन था। मेरे शौहर शान ने मेरे हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थाम रखा था और हम दोनों अपने अपने घर वालों से विदाई लेकर एयरपोर्ट के अंदर कदम बढ़ा चुके थे। मेरा शुमार उन चंद एक दुल्हनों में से था जो रुखसती के बाद सीधे साथ समुंदर पार चली जाती हैं और वहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। जहाज की सीट पर बैठी हुई खिड़की से बाहर का नजरिया देख रही थी और साथ ही साथ अपनी किस्मत पर भी नाज कर रही थी। आज से पूरे 6 महीने पहले मेरा और शान का निकाह हुआ था। सामने रुखसती से पहले ही मेरे सारे कागजात तैयार करवा लिए थे और सादगी से मुझे रुखसत करवा के आज अपने साथ ही दुबई ले जा रहे थे। मेरे सारे रिश्तेदारों के मुंह मेरे शादी पर खुले के खुले रह गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि मैं शादी करके परदेश जाऊंगी और मेरे शौहर शान जैसा जवान और खूबसूरत लड़का होगा। जब अम्मी ने मेरा और शान का रिश्ता किया था तो सभी लोगों ने यही कहा था कि ससुराल वाले कभी बहू को परदेश भेज ही ना दें, लेकिन मेरे मामले में यह बात बिल्कुल गलत साबित हुई थी। रिश्ते वाली शहजादी खाला ने सच में बहुत बेहतरीन जगह रिश्ता करवाया था। शान ने मुझे बताया था कि दुबई में उसका एक अपार्टमेंट है और एयरपोर्ट से वहीं सीधा जाना है। 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट के बाद आखिरकार हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई आऊँगी। सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह था, लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी कि आँख खोलने पर हर ख्वाब की तरह यह ख्वाब भी खत्म हो जाएगा। मेरे लिए शान के साथ यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था, जो हर गुजरते दिन के साथ बदतरीन बनने वाला था। और फिलहाल मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए मेरे दिल में बहुत से जज्बात जन्म लेने लगे। इतने से बड़े अपार्टमेंट में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। मिलन का वक्त करीब आने लगा था और मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अब तक मैं शान के साथ तन्हाई में कोई वक्त नहीं गुजारा था। असर के बाद मेरे शादी की रुखसती हुई थी और रात 11 बजे की हमारी फ्लाइट थी। सारा वक्त हम शान के अम्मी अब्बू के साथ ही बैठे रहे थे कि अब हमें पूरे 2 साल बाद ही लौटकर वापस आना था। इसलिए अपार्टमेंट में पहुंचकर मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अपार्टमेंट में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मैंने ज़िंदगी में इतना आलीशान अपार्टमेंट आज तक नहीं देखा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक गरीब घराने से उठकर सीधे महल में चली आई हूँ। हम जैसे गरीब लड़कियाँ तो ऐसा ख्वाब देखने से पहले कई बार सोचती हैं। शान ने मेरी आंखों की चमक महसूस कर ली और मुस्कुरा कर कहने लगे, हुमा, अगर तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी तो हम ऐसे यूं ही ऐश व असरत में रहेंगे और हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। शान की बात सुनकर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ज़िंदगी भर हर कदम पर उनका साथ दूंगी और उनकी हर बात मानूंगी। मैं मोहब्बत से शान के करीब हुई तो कहने लगे, पहले तुम तैयार हो जाओ और बेडरूम में जाकर बैठ जाओ। मैं शादी का तोहफा लेकर कमरे में आता हूँ। हर लड़की की तरह शादी की रात को लेकर तुम्हारे भी बहुत ख्वाब होंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी रह जाए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा घूंघट उठे तो तुम सरप्राइज हो जाओ। शान की बात पर मैं मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई और अपना सामान खोलकर अपने शादी का जोड़ा निकाला जो मैंने शाम को ही पहना था। यह बहुत भारी सा सुर्ख रंग का जोड़ा था जो शादी पर शान के घर वालों ने ही दिया था। मैंने उसे दोबारा से पहन लिया और थोड़ा बहुत तैयार होकर बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि शान किस कदर अच्छे इंसान हैं जो मेरी छोटी से छोटी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं, वरना मैंने अपनी फिजाबाजी को शादी के बाद से लेकर अब तक हर छोटी बड़ी खुशी के लिए तरसते ही देखा था। फिजाबाजी के शौहर मुराद भाई न ढंग से कमाते थे और ना ही बाजी की ज़रूरतों और खुशी की परवाह थी। उनकी वजह से तो अम्मी ने यह फैसला किया था कि वह मेरी शादी पाकिस्तान में नहीं कराएंगी, बल्कि किसी परदेश से मेरी शादी करके मुझे परदेश भेज देंगी ताकि मेरा मुस्तकबिल संवर जाए। अम्मी ने शहजादी खाला को साफ साफ कह दिया था कि मेरे लिए किसी ऐसे लड़के का रिश्ता देखें जो बाहर मुल्क में सेटल हो और अच्छा पैसा कमाता हो। उन्हें किसी पाकिस्तानी से शादी हरगिज नहीं करनी। शहजादी खाला ने एक आर पार होती नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, अपनी हुमा के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे। इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों के लिए रिश्ता तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है।
तुम परेशान ना हो फरजाना, मैं किसी बहुत अच्छे घर का लड़का देखूंगी जिसकी नौकरी भी बाहर होगी और वह अपनी हुमा को भी अपने साथ बाहर ले जाएगा। शहजादी खाला की बात सुनकर अम्मी तो खुश हो गईं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं सिर्फ 19 साल की हुई थी और अम्मी को न जाने मेरी शादी की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों सताने लगी थी। उन्होंने बहुत से रिश्ते कराने वाली आंटियों से मेरी शादी की बात की थी और शहजादी खाला भी उन्हीं में से एक थी। शहजादी खाला का नंबर अम्मी के किसी दोस्त के तवस्सुस से अम्मी को मिला था और अम्मी के एक फ़ोन कॉल पर ही दौड़ी दौड़ी हमारे घर चली आती। जब से आज तक उन्होंने न जाने कितने लड़कों को दिखा चुकी थी, लेकिन अम्मी को कोई भी रिश्ता समझ नहीं आता था। मेरी बड़ी बहन फिजा की शादी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसका शौहर बहुत कम कमाता था और उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। 2 दिन पहले ही फिजा बाजी हमसे मिलने के लिए आई थी तो वह अपनी इस किस्मत पर 8 आंसू रोई और उसी वक्त अम्मी से फैसला कर लिया था कि अब वह मेरी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करेंगी जो बाहर मुल्क में बहुत अच्छी नौकरी करता हो। मुझे लगा कि अम्मी ने वक्ती तौर पर बात की है। जब बाकायदा तौर पर अम्मी ने शहजादी खाला से यह बात कही तो मेरी जान निकल गई। मुझे अपना घर छोड़ जाने के नाम पर खौफ आता था कि मैं समुंदर पार कैसे जा सकती थी। शहजादी खाला के जाते ही अम्मी के कदमों में बैठ गई। अब अम्मी ने मेरे चेहरे से परेशानी भाग गई और कहने लगी, अपनी फिजा को देख लो, किस कदर कसमकसी से ज़िंदगी गुजार रही है। शादी में जो जोड़े मैंने दिए थे आज तक उन्हीं जोड़ों में हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा हाल फिजा के जैसा ही हो, तुझे भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़े। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं तुझे परदेश भेज दूंगी। मेरी नज़रों से दूर रहेगी, लेकिन कम से कम इस बात का सुकून होगा तो कि तू एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, वरना फिजा को देखकर तो मेरा दिल कट कर रह जाता है। अम्मी के आगे मैं कुछ नहीं कह सकती थी, जबकि मैं कहना चाहती थी कि अम्मी, हर लड़की का अपना नसीब होता है और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ हासिल नहीं हो सकता। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है। 2 महीने मुसलसल कोशिश के बाद शहजादी खाला एक दिन शान की तस्वीर हाथ में लिए हुए घर चली आई। अम्मी को शान पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। शहजादी खाला ने बताया कि शान की दुबई में बहुत अच्छी नौकरी है और वहीं उसके जाती अपार्टमेंट भी है और वह अपनी दुल्हन को भी शादी के बाद अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर अम्मी की खुशी की इंतहा न रही। इतना खूबसूरत और जवान लड़का और फिर इतना पैसा वाला है। लेकिन फिर शहजादी खाला ने बताया कि लड़का अपने शहर का नहीं है बल्कि इस्लामाबाद का है, उसके घर वाले भी वहीं रहते हैं। यह बात सुनकर अब अम्मी एकदम खामोश हो गई। अपने शहर के लोग होते तो मालूमात करने में आसानी होती, इस्लामाबाद में तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं था और अम्मी को समझ ही नहीं आ रहा था कि 2 शहरों में शादी कैसे होगी। शहजादी खाला कहने लगी, तुम इतना मत सोचो, तुम्हारी बेटी तो इस्लामाबाद नहीं बल्कि यहाँ से सीधा दुबई जाना है। लड़के वाले खुद हमारे शहर आएंगे, सादगी से शादी करेंगे और यहीं से अपनी हुमा शान के साथ दुबई चली जाएगी। तुम्हें कौन इस्लामाबाद भेजना है, जो मालूमात करनी पड़ेगी। शहजादी खाला की बात सुनकर अम्मी कुछ राजी हो गई, क्योंकि अगर इस्लामाबाद मुझे भेजना ही नहीं था तो वहाँ की मालूमात करने की क्या ज़रूरत है। शहजादी खाला ने लड़के की जिम्मेदारी ली थी कि वह उसे जाती तौर पर भी बहुत अच्छी तरह जानती है। लड़का बहुत नेक और शरीफ है। वह कहने लगी, मैंने अपनी हुमा की तस्वीर भेजी थी, उन्हें तो हुमा बहुत पसंद आई है और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकाह करवा लिया जाए। वह लोग खुद कराची आएंगे, निकाह करवाएंगे और फिर उसके बाद जैसे ही अपने हुमा के कागजात तैयार हो जाएंगे तो शान खुद उसे आकर यहाँ से रुखसत करवा कर ले जाएंगे। शहजादी खाला की बातें किसी सुहाने सपने की तरह मालूम हो रही थी। हम जैसे गरीब लोगों के घर रिश्ता आना और फिर इतना अच्छा नसीब की बात थी। अम्मी कहने लगी, ठीक है शहजादी बहन, तुम रिश्ते की बात चलाओ, जो बाकी मेरी हुमा के नसीब में होगा वो मिल जाएगा। हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था और मेरा रिश्ता शान के साथ पक्का हो गया था। शान के अम्मी और अब्बू कराची आए थे। उन्होंने ही अम्मी के साथ आकर सारे मालूमात तय किए थे। ना ही उन्हें दहेज की कोई लालच थी और ना ही हमसे कुछ चाहिए था। वह सादगी से निकाह करवाना चाहते थे ताकि कागजात तैयार हो सके। फिजा बाजी और मुराद भाई को जैसे ही मेरे रिश्ते का इल्म हुआ, जैसे ही हमारे घर आ गए, मुराद भाई ने अम्मी को मना किया, इस तरह से अनजान लोगों में ना करो, न जाने लड़का कैसा हो, बाहर क्या काम करता हो, हमें क्या मालूम है। शहजादी खाला बस एक रिश्ता करवाने वाली हैं
उससे अपने पैसों से गर्ज है, आप उसकी हर बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं। मुराद भाई की बात सुनकर अम्मी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तूने आज तक मेरी बेटी को कौन सा सुख दिया है। मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मैं तड़प रही हूँ, उसके लिए तड़पती रहती हूँ। अच्छा है, हुमा परदेश जाएगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, तुझे मेरे हुमा की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिजा की ही फिक्र कर, यही काफ़ी है। अम्मी की कड़वी सख्त बातों ने मुराद भाई का मुंह बंद करवा दिया। वह बेचारे भी मजबूर थे, जहाँ नौकरी करते वहाँ किसी न किसी वजह से उनकी नौकरी खत्म हो जाती, वरना शादी से पहले वह बहुत अच्छा ही कमाते थे। लेकिन शायद उनके सितारे गर्दिश में थे। अम्मी ने ना ही खानदान वालों की कोई बात सुनी और ना ही मुराद भाई की किसी बात पर कान धरे। अम्मी को शहजादी खाला की हर बात पर यकीन था और शान के माँ बाप भी बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे थे। इंटरनेट के जरिए मेरा और शान का निकाह पढ़ा दिया गया और कागजात की तैयारी शुरू हो गई। शान के माँ बाप वापस इस्लामाबाद चले गए थे, साथ ही मेरे कागजात ले गए थे, क्योंकि सारे दस्तावेज वही लोग तैयार करवा रहे थे। उनको 6 महीने बाद अब रुखसती के लिए ही आना था। 6 महीने जैसे ही पलक झपकते गुजर गए। इन 6 महीनों में शान ने बहुत दफ़ा अम्मी को फ़ोन किया था और कई दफ़ा मुझसे भी बात की थी। वह वाकई बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने दुबई से मेरे लिए तोहफे वगैरह भिजवाए थे। अम्मी अपने फैसले पर बहुत खुश थी कि उन्होंने मेरे लिए हीरा चुन लिया है। कागजात तैयार होते ही शान दुबई से सीधा कराची आए और उनके माँ बाप भी इस्लामाबाद से कराची आ गए। शान अपने अम्मी अब्बू के इकलौते बेटे थे। उनके माँ बाप ने मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझे अपने बहू बनाने का फैसला किया था। शादी पर उन्होंने मुझे बहुत ही कीमती जेवर और मेरी अम्मी को भी एक सोने का हार दिया था। साथ ही फिजा बाजी को भी सोने की बालियां बना कर दी थी। मेरे खानदान वालों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत ऐसे खुल गई है। शान के घर वाले अपनी बात के पक्के निकले और जिस दिन मेरी रुखसती हुई उसी रात 11 बजे मैं जहाज़ पर बैठकर दुबई पहुंच गई। अम्मी ने मुझे बहुत सारी नसीहत करके रुखसती किया था कि मैं शान की हर बात पर अमल करूंगी और उन्हें कभी नाराज़ नहीं करूंगी। मैं घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी थी और सोच रही थी कि जब किस्मत में शान जैसा साथी लिखा हो तो वाकई ही ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। शान जैसे खूबसूरत मर्द के साथ आने वाले वक्त का सोचकर मैं शर्म से लाल हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो मैंने नज़रें झुका ली। न जाने मुझे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला था जो शान ने इतनी देर लगा दी। कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के करीब आई थी और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया गया तो मेरी चीख निकल गई। मेरा घूंघट उठाने वाला शान नहीं बल्कि कोई 40-50 साल का अरबी मर्द था जो अपनी हवस भरी नज़रों से मेरे संजे संवरे वजूद को देख रहा था। मैंने हकलाते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मेरा शौहर कहाँ है। तो वह हंसकर कहने लगा, आप 2 घंटे के लिए मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। तुम इतनी खूबसूरत दुल्हन मेरे लिए ही तो बनी हो। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। यह सब क्या कह रहा था? वह शान कहाँ था? यह आदमी कौन था? मुझे किसने इस आदमी के हाथों बेचा था? मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने खुद को उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की। वह लंबा चौड़ा और ताकतवर मर्द था। उसके आगे मेरी एक न चल सकी और आने वाले मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन घंटी साबित हो गई। गुर्बत की जिन लम्हात को सोचकर मैं थोड़ी देर पहले शर्म से लाल हो रही थी, वही लम्हात मेरी ज़िंदगी के लिए क़यामत साबित हो गए थे। मेरा हाल ऐसा था कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई थी। 2 घंटे तक मेरे साथ ज्यादती करने के बाद अरबी मुझे छोड़कर चला गया था और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ पाती। दुबई की यह पहली रात मेरे लिए कब्र की पहली रात जैसी थी, क्योंकि परेशानी के हाल अभी ख़त्म नहीं हुए थे। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दूसरा अरबी मेरे कमरे में चला आया। चीख चीख कर मेरे हलक में कांटे पड़ चुके थे और अब मुझ में रोने की भी हिम्मत नहीं थी। दूसरे अरबी ने भी मेरा हंस बिगाड़ दिया था और फिर उसके जाने के बाद तीसरा अरबी मेरे कमरे में चला आया। मेरे वजूद से जान निकल गई थी। मैं एक बेजान लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि वह तीसरा अरबी मुझे कब तक अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, क्योंकि मैं अपने होश खो चुकी थी। सुबह जब मुझे होश आया तो मेरे साथ बिस्तर पर शान लेटा हुआ था। वह जाग रहा था और सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर रात का एक एक मंजर मेरे जहन के पर्दे पर चलने लगा। मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और रोते हुए पूछा कि रात को जो कुछ हुआ वह सब क्या था? मेरी इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया?
मेरी बात सुनकर ऐसे हंसा जैसे वह नशे में हो। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना हंगामा मचा रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसी आयशो अशरत में ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा। बस तुम इसी तरह इन अरबियों को खुश रखती जाओ और फिर देखना हम दोनों कितने अमीर हो जाएंगे। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें फिर काम करना है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वह यह सब क्या कह रहा था? क्या यह सब आयशो इशरत इन गलत कामों का नतीजा थी? और उसके बाद अब मुझे कौन सा काम करना था? उसने मेरे चेहरे पर आए सवालात पढ़ लिए थे तो प्यार से मेरे बालों को अपने उंगलियों में लपेटते हुए कहने लगा कि तुम्हें शाम होते ही एक डांस बार में जाना है और वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर इन अरबियों का दिल खुश करना है। जितना ज़्यादा काम में दिल लगाओगी हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशी दिली और दिल से यह काम करो ताकि हर अरबी तुम्हारी ही तमन्ना करे और तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे। शान की इस बात ने मेरे तन बदन में ऐसी आग लगाई कि मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे, अपने बीवी के दाम लगाओगे, उसे छोटे कपड़ों में गैर मर्द के सामने पेश करोगे। तुमने एक ही रात में 3 मर्दों से मेरा सौदा कर दिया और एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरे थप्पड़ के बदले उसने मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, चाहता तो मैं भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लगा देता, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती कम करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता। जब तक तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा है मैं लाखों कमा सकता हूँ। तुम मेरे सामने ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश न करो, ऐसे जैसे तुम्हें मालूम ही ना हो कि तुम जैसी लड़कियों को पाकिस्तान से यहाँ क्यों लाया जाता है। क्या तुम्हारी माँ इतनी बेखबर है कि उसने बिना सोचे समझे तुम्हें यहाँ भेज दिया? अब यह मत कहना कि तुम्हें यहाँ आने से पहले इल्म था कि यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा काम लिया जाएगा। तुम्हारी माँ और बहन को सोने में तोल दिया गया और शादी के नाम पर भी तुम लोगों को इतना कुछ दिया गया जो तुम्हारी औकात से कहीं ज़्यादा बाहर है। कोई किसी को कुछ भी ऐसे नहीं देता। तुम जैसी लड़कियों को दुबई आने की ख्वाहिश होती है और वह अपनी मर्जी से जानबूझकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राजी होती हैं। तुम भी अपने मर्जी से यहाँ आई हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं लाया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को दुबई की चमक दमक की ख्वाहिश थी। तुम जैसी लड़कियों को यह चमक दमक ऐसे ही मिलती है। शान के लफ्ज़ों ने मेरे रूह में खंजर सगो दिया था। वह मेरा शौहर था, मैं उस पर भरोसा करके यहाँ आई थी, लेकिन हुआ तो सीधे लफ्ज़ों ने मुझे एक ख्वाहिशा औरत कह दिया था। यह सच था कि मेरी माँ ने दुबई के लालच में शान से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह दुनिया किस कदर गंदी हो चुकी है। मैं शान के कदमों में गिरी और रोते हुए उससे फरियाद की वह मुझे पाकिस्तान वापस भेज दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैं उसकी भारी इन्वेस्टमेंट की वह मुझसे बिना मुनाफा कमाए कैसे छोड़ सकता था। उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब एक बार में ले गया जहां मुझे एक छोटा सा लिबास दिया गया और ज़बरदस्ती उसे पहनाकर डांस बार में खड़ा कर दिया गया। मेरा रोना धोना मजाहमत सब बेकार गया था, क्योंकि वहाँ सारी लड़कियाँ ही मेरे जैसी थीं जिनको ज़बरदस्ती इस मुकाम पर पहुँचाया गया था। मैं जिस कदर गुस्सा होती अरबों को उस कदर ज़्यादा मज़ा आता और वह इतना ही मेरे साथ गलत हरकत करते। थोड़ी देर में मुझे समझ आ गई थी कि मेरा चीखना चिल्लाना इन मर्दों के लिए एक टाइम पास है, और फिर मैं पूरी तरह खामोश हो गई। और फिर पूरी रात मेरे साथ जो कुछ होता जा रहा था मैं बयान भी नहीं कर सकती। 15 दिन तक इसी तरह जागती का निशाना बनती रही। शान मुझे डांस बार ले जाता, वहाँ मुझे नशे के इंजेक्शन लगाकर मदहोश किया जाता और फिर जिस अरबी को मैं पसंद आ जाती मेरी मुंह मांगी कीमत आधा करके अपने साथ ले जाता। 15-20 दिन में यह बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मेरी यह बर्बादी उस वक्त तक है जब तक यह मेरी खूबसूरती है। जिस दिन मेरी खूबसूरती ख़त्म हुई मैं शान के लिए कमाने का जरिया नहीं बन सकूंगी। और 20 दिन बाद मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कभी कोई लड़की आम हालात में सोच भी नहीं सकती। मैंने बावर्ची खाने में जाकर अपना आधा चेहरा ही झुलसा डाला। मेरी चीखें आसमान पर थी, लेकिन यह दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो मैं इतने दिनों से झेल रही थी। शान कहीं बाहर गया हुआ था। वह वापस लौटा तो मेरा चेहरा देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। वह मुझे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन मेरा चेहरा इस कदर बुरी तरह झुलसा गया था
कि डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सर्जरी के बावजूद भी वह पहले की तरह खूबसूरत नहीं हो सकती। शान ने घर लाकर मुझ पर बहुत तशद्दुद किया, लेकिन उससे ज़्यादा अब वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि अब कोई भी मेरी कीमत अदा करने वाला नहीं था। गुस्से के आलम में उसने मेरा सामान बांधा और मुझे वापस पाकिस्तान भेज दिया, क्योंकि अब मैं उसकी किसी काम की नहीं रही थी। मैं वापस जहाज़ में बैठी और अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। मेरा चेहरा देखने लायक नहीं रहा था। महीना भर पहले की बात थी जब यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था, लेकिन अब यह बदसूरत बन गया था। एयरपोर्ट पर उतरकर मैंने वहीं से मुराद भाई को फ़ोन मिलाया, क्योंकि मुझे उन्हीं का नंबर याद था। मेरी एक फ़ोन कॉल पर मुराद भाई एयरपोर्ट आ गए थे। मुझे देखकर उनकी चीखें निकल गई थी। उनके साथ मैं वापस अपने घर पहुंच गई थी और मेरी माँ को तो सदमा हो गया था। उनके लिए इस बात पर यकीन करना ही मुश्किल था कि शान इतना बड़ा धोखेबाज निकला है। मुराद भाई ने शहजादी खाला का पता करवा कर उन्हीं की कोशिश से यह रिश्ता हुआ था, लेकिन शहजादी खाला तो अपना किराए का घर छोड़कर न जाने कब की कहाँ जा चुकी थी। शान के इस्लामाबाद घर का पता जो हमारे पास था वह भी किराए का घर था और वह शान के माँ बाप भी वहाँ नहीं रह रहे थे। कौन जानता है कि वह शान के असली माँ बाप थे भी या नहीं। इस बात को आज पूरा 1 साल होने वाला है। मैं अपना जला हुआ चेहरा और लुटी हुई ज़िंदगी के साथ अपनी माँ की दहलीज पर बैठी हूँ। मेरी माँ तो उस दिन के बाद से ऐसे खामोश हो गई कि जैसे क्यों उसके मुंह में जुबान ही ना हो। मुश्किल के इस वक्त में मुराद भाई हमारा सहारा बन गए। उनकी नौकरी दोबारा से लग गई थी। हमारे पास शान के खिलाफ ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई ऐसा गवाह कि हम शान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते। इसलिए मैंने यह मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया था। मेरी सब माँओं, बहनों और बच्चियों के माँ बाप से यह गुजारिश है कि अपनी बेटियों का रिश्ता बहुत सोच समझकर और देखभाल करके परदेश की चमक दमक में अंधे होकर अपनी बेटियों को रवाना न करें कि कहीं उनका अंजाम खुदा न खा